हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्या होता है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेटा डिपेंडेंसी, डेटा रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो हम टिक आउट कर दे रहे हैं। आप एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया कि SMID क्या होता है, SIMD क्या होता है, MIMD क्या होता है, तो आप प्रीवियस मेरे क्लासेस में पढ़ सकते हैं। आज के लिए स्टार्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो डेटा और एंड रिसोर्सेज डिपेंडेंसी है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं और एक्चुअल में डिपेंडेंसी होता क्या। तो देखो, डिपेंडेंसी जो होता है वो होता है किसी एक स्टेटमेंट, मेरा एक है वेरिएबल, लेट सपोज कि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दो आउटपुट है। ठीक है, पहला ए है और दूसरा बी है, लेकिन बी जो आउटपुट आ रहा है वो डिपेंड होकर आ रहा है ए पे। मतलब ये जैसे मान लो x=5 है, y=5 है। ठीक है, अब z यहाँ पर दे दिया मैंने कि x+y है, तो z का आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये z के लिए क्या, z इस डिपेंडेंसी इसका क्या हो गया, x और y दोनों डिपेंडेंसी, ये दोनों जब तक मिला नहीं तब तक 10 आंसर आया नहीं, इसलिए हम कहेंगे z का डिपेंडेंसी x और y है। बस आपको यहाँ फाइंड करना रहता है कि कौन किसका रिलेटिव है, किसके थ्रू उसका अगला आउटपुट आ रहा, उसी को हम डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशनल पैरेललिज्म क्या होता है। ठीक है, कंडीशनल ऑफ पैरेललिज्म कितने कितने डिपेंडेंसी, कितने प्रकार के डिपेंडेंसीज होते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप का मैंने पढ़ा है कि 4 टाइप का डिपेंडेंसी होता है, डेटा डिपेंडेंसी, रिसोर्स डिपेंडेंसी और कंट्रोल डिपेंडेंसी, और एक होता है बर्नस्टाइन्स कंडीशन। ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट है, ये हमें नहीं पढ़ना, RGPV के सिलेबस में ये नहीं है। तो हम ये तीनों ही पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, डेटा डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, रिसोर्स डिपेंडेंसी किसे कहते हैं और कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होता है। एक्चुअल में पैरेललिज्म क्या होता है, तो देखो जितने भी हमारे स्टेटमेंट है जो पास कर रहे हैं हम, वो पैरेलली एग्जीक्यूट होता है सिंक्रोनस वाइज में। ठीक है, मान लो आपके पास x है, y है, z है। ठीक है, अब ये तीनों का आउटपुट एक साथ ही हो रहा है। ठीक है, आ रहा है, यहाँ पे CPU में हमारा आउटपुट जनरेट होकर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो एक टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइम तो इनका सेम लग रहा है, टाइम सबका इक्वल है, तो एक टाइम में पैरेलली ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ये वेट नहीं कर रहा है कि पहले x एग्जीक्यूट करे फिर y करे तब मैं z करूँगा एग्जीक्यूट। ये क्या कर रहा है, साथ साथ एग्जीक्यूट कर जा रहा है, इसी को पैरेललिज्म कहते हैं। ठीक है, द एम ऑफ पैरेलल प्रोग्राम इज एक्सप्लॉइट प्रोग्राम इन अ गिवन प्रोग्राम। ये क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम आपको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम सेगमेंट्स इन पैरेलल। ठीक है, ये क्या करता है, टू एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम सेगमेंट्स इन पैरेलल। अभी मैंने आपको बताया कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया इट इज नेसेसरी दैट ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सेगमेंट। यहाँ पर जो भी जितने भी हमारे पास सेगमेंट्स हैं, मान लो A सेगमेंट है, B सेगमेंट है, C सेगमेंट है, तो ये जितने भी सेगमेंट्स हैं हमारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए पैरेलली एग्जीक्यूट करने के लिए। कभी भी अगर डिपेंडेंट होगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर x और y का आपको बताया कि x+y है, दोनों का जब तक इसे वैल्यू नहीं मिल रहा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, z को आउटपुट नहीं दे रहा। बट हमें जब पैरेलली हम एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी प्रोग्राम को, तो कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। सपोज x यहाँ डिपेंडेंट है, z के लिए डिपेंडेंट है x। ठीक है, ये अगर x में वैल्यू होगा तभी z का वैल्यू आएगा, तो क्या कभी एक टाइम पे आ सकता नहीं, पहले x को असाइन करना होगा हमें वैल्यू, मतलब पहले काम कर गया x वाला, फिर y को मुझे वैल्यू देना पड़ा, दूसरी बार में इसको अलग टाइम देना पड़ा, तब जाके ये दोनों मिलाकर एक तीसरा टाइम में ये एग्जीक्यूट किया। इसलिए हमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं रखना है, कोई भी सेगमेंट को, कोई भी वेरिएबल को। ठीक है, उसी को हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कहते हैं।
यहाँ पर लिखा गया है थर्ड पॉइंट में, सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग पैरेललिज्म ऑल कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बिटवीन सेगमेंट्स मस्ट बी एनालाइज्ड। यहाँ सारे सेगमेंट्स का पैरेललिज्म एनालाइज्ड होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसके 4 टाइप होते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4 टाइप का, लेकिन जो कि हमारा सिलेबस में है वो 3 टाइप ही पढ़ना, डेटा डिपेंडेंसी, रिसोर्स डिपेंडेंसी और कंट्रोल डिपेंडेंसी। तो हम 3 टाइप का डिपेंडेंसी पर चल रहे हैं। पहला स्टार्ट करेंगे डिपेंडेंसी। यहाँ मैंने फ्लो चार्ट, एक चार्ट बना रखा है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और लिखा है, वी विल यूज डिपेंडेंसी ग्राफ फॉर शोइंग रिलेशन बिटवीन ऑल डिपेंडेंसी। मतलब कि हमें कोई भी डिपेंडेंसी शो कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक ग्राफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्राफ ऑलवेज क्लियर होता है कि कहाँ से क्या कैसे करे तो जल्दी से एग्जीक्यूट होगा। ग्राफ को देखकर ही इंसान समझ जाता है कि ये अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है। तो इसी प्रकार से एक डिपेंडेंसी ग्राफ होता है, जिसे हम डिपेंडेंसी ग्राफ ही कहते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी चेक करने के लिए कि ये किस पे डिपेंड है, आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से कि I1 है, इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है। ये देखो इंस्ट्रक्शन 1 किस पे डिपेंड है, इंस्ट्रक्शन 2 किस पे डिपेंड है, इंस्ट्रक्शन 1 पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ ग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है हमें कि कौन किस पर डिपेंड है। इसी को ग्राफ डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। अ डिपेंडेंसी ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन द सब स्टेटमेंट्स। ये ग्राफ किसका यूज़ करता है, तो स्टेटमेंट्स का, और एक एरो का यूज़ करता है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो ये गोल बना रहे हैं हम, इसे स्टेट कहते हैं, इसे स्टेट कहते हैं। और ये जो एरो है ये साफ बताता है किस डायरेक्शन में आपका इंस्ट्रक्शन फ्लो कर रहा है। नोड करस्पॉन्ड टू द प्रोग्राम स्टेटमेंट, या जिसे हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्टेड एजेस, इसे हम एज भी कहते हैं, एजेस विथ डिफरेंट लेवल सो द ऑर्डर्ड रिलेशन अमंग द स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर रिलेशनशिप शोविंग हेयर इंस्ट्रक्शन I1 डिपेंडेड ऑन इंस्ट्रक्शन 2। यहाँ साफ साफ बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, तो I2 पर, ठीक है। अब डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द ऑर्डरिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट इज इंडिकेटेड बाय द डेटा डिपेंडेंसी। जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है किसके द्वारा, डेटा डिपेंडेंसीज के द्वारा, ठीक है। वो ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर से ये फ्लो हो रहा है, मतलब पहले किस ऑर्डर पे आया, दूसरी बार किस ऑर्डर पे आया, तीसरी बार किस ऑर्डर पे आया। तो वो जो एरे है, जो एज आप बनाते हैं एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के बीच में, ये जो एज है ये डायरेक्शन तो बताता है कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, प्लस ये ऑर्डर भी बताता है कि पहले कौन सा आपका डेटा डिपेंडेंसी से एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी इज अ सिचुएशन in which a program statement, program instruction refers to the data of the processing statement। यहाँ बता रहा है डेटा डिपेंडेंसी कि कोई भी प्रोग्राम स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन किस पे रेफर किया जा रहा है उसी को प्रोसीड करता है, उसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करता है, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी एक्चुअल में 5 टाइप का होता है, इसका अलग अलग टाइप होता है, सारा बताता है, हर एक डिपेंडेंसी अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। जैसे फ्लो डिपेंडेंसी, कैसे फ्लो हो रहा है हमारा इंस्ट्रक्शन उसे बताता है। एंटी डिपेंडेंसी जो डायरेक्शन बताता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। आउटपुट डिपेंडेंसी आउटपुट को बताता है। IO डिपेंडेंसी अननोन डिपेंडेंसी होता है एक, ठीक है। ये 5 तरीके से डिपेंडेंसी होता है। ये डिपेंडेंसी यहाँ पर बताया जा रहा है, एक इंस्ट्रक्शन 1 है, एक 2 है, ठीक है। हेयर I2 वेटिंग फॉर डेटा ऑफ I1। I2 क्या कर रहा है, I1 का डेटा का वेट कर रहा है कि इसे मिलेगा तभी तो आगे का वैल्यू आएगा इसमें, ठीक है। वेट कर रहा है, इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी। मतलब तुम देख रहे हो, अगर नोट्स है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप हैं, आपके दोस्त है, ठीक है, और वो 1 क्लास सीनियर है, अगर वो आपको नोट्स नहीं दे रहा है
तो आप कैसे आगे पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाओगे अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है। तो आप किस पे डिपेंड हुए? अपने दोस्त पे डिपेंड हुए। तो यहाँ I2 क्या है? डिपेंड है किस पे? I1 पे। बस यही डिपेंडेंसी है कि वो अपने प्रीवियस वाले पार्ट पे, सेगमेंट पे डिपेंड रहता है। जब तक उसे वैल्यू नहीं मिलता वो आगे नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लो डिपेंडेंसी। फ्लो डिपेंडेंसी क्या होता है? अ स्टेटमेंट S2 इज फ्लो डिपेंडेंसी ऑन स्टेटमेंट S1। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ S1 और S2। ये क्या है? S2 जो है S1 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इफ एन एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम S1, यहाँ कोई एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट है S1 और S2, एंड इफ at least one output of S1 fits in as a input to S2। ये क्या करता है? कोई भी डिपेंडेंसी आउटपुट दे रहा है ये, तो इसके लिए क्या हुआ? S1 के लिए क्या हुआ? आउटपुट हो गया, लेकिन S2 के लिए क्या हुआ? इनपुट हुआ। यही यहाँ पर दर्शाता है फ्लो डिपेंडेंसी। फ्लो डिपेंडेंसी का एक नॉर्मल डायरेक्शन है कि आप डायरेक्शन एरो क्लिक कर खींच दो। ठीक है, सीधे अप साइड में इसे खींच देना है आपको। साफ साफ पता चलता है उसके प्रीवियस वाला क्या हो गया, उसके लिए इनपुट वैल्यू रख रहा, लेकिन ये प्रीवियस वाले के लिए नेक्स्ट वाला क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 क्या कर रहा है? लोड कर रहा है किसको? रजिस्टर को और एरे को। अब रजिस्टर एरे क्या है? कहाँ रहेगा? मेमोरी में रहेगा। मेमोरी A है जो कि एरे में रह रहा है। रजिस्टर 1 में ये भेज रहा है अपना वैल्यू। ठीक है, अब रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 में जा रहा है, S2 में। S2 क्या कर रहा है? उस वैल्यू को, Rn का एरे को ऐड कर रहा है और R2 को जनरेट कर रहा है, रजिस्टर 2 को जनरेट कर रहा है, और ये रजिस्टर 1 को भी जनरेट कर रहा है। और यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया R2 किस पे डिपेंडेंट है? R2 पे, और एक तो खुद पे डिपेंडेंट है और R1 प्रीवियस वाले पे भी डिपेंड है। यहाँ सिमिलर सा ये इक्वेशन यही कह रहा। आपसे कभी भी फ्लो डिपेंडेंसी के बारे में पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं इजी वे में, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। S2 इज अ एंटी डिपेंडेंसी। इसके लिए S2 क्या हो गया? एंटी डिपेंडेंसी हो गया ऑन द स्टेटमेंट S1 इफ S2 फॉलो S1, इफ S2 फॉलो S1 इन द प्रोग्राम ऑर्डर। अगर S2 S1 को फॉलो कर रहा है प्रोग्राम ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो क्या हो रहा है? एंड इफ द आउटपुट ऑफ S2 ओवरलैप द इनपुट टू S1, जब आपका आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हैं अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि S2 का ओवरलैप जब कर रहा है तो उसे एंटी इंडिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, अब एंटी डिपेंडेंसी को कैसे शो करते हैं? तो एंटी डिपेंडेंसी को हम शो करते हैं कि पहला स्टेटमेंट ले लिया, दूसरा स्टेटमेंट ले लिया और इसे कट कर दिया। फ्लो में क्या करते थे? फ्लो इंडिपेंडेंस में सिर्फ एरो बना देते थे। यहाँ पे नॉर्मल सा इक्वेशन लिया गया S1, इसमें ऐड कर रहा है रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 को। रजिस्टर 2 जो है वो डिपेंडेंट है रजिस्टर 2 खुद पे और रजिस्टर 1 दोनों पे, और यहाँ पर S2 में मूव कर रहा है किसे? रजिस्टर 1 और रजिस्टर 3 को। रजिस्टर 1 अब किस पे है डिपेंडेंट? R3 पे। अब आप देख रहे हैं R2 भी R1 पे है, और R1 तो खुद ही एक R3 पे डिपेंडेंट है, बट S2 क्या कर रहा है? R3 को भी रख रहा। तो ये क्या हो रहा है? लूप लगा दे रहा। इस चक्कर में ये लूप नहीं लगा रहा, वो प्रीवियस वैल्यू को रख रहा है। इस चक्कर में प्रीवियस वैल्यू को रख रहा है, इस चक्कर में ये एंटी डिपेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, आउटपुट डिपेंडेंसी क्या होता है? टू स्टेटमेंट आर आउटपुट डिपेंडेंट if they produce the same output variable। जब ये क्या करता है? टू स्टेटमेंट आर द आउटपुट डिपेंडेंसी डिपेंडेंट। दो आउटपुट डिपेंडेंसी तब होता है दोस्तों जब कोई भी आउटपुट वेरिएबल जो है वो प्रोड्यूस करता है दोनों के लिए सेम, तो उसे कहते हैं आउटपुट डिपेंडेंसी। इससे डिनोट किया जाता है, आप एरो लिख दो और उसके बीच में ओ लगा दो, बस आउटपुट डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये पता चल जाता है। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया S1 लोड कर रहा है रजिस्टर 1 को और एरे को रख रहा है। रजिस्टर 1 पे रिटर्न कर रहा है क्या? मेमोरी में एरे है उसे। S2 क्या है? मूव कर रहा है R1 को और R3 को, और R1 किसे रखा हुआ है? R3 को। तो इस प्रकार से R1 दोनों कंडीशन में आ रहा है आउटपुट में,
तो इसे आउटपुट डिपेंडेंसी कहेंगे। इसमें क्या होता है इनपुट डिपेंडेंसी में, इट ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट स्टेटमेंट, इसे रीड और राइट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनपुट डिपेंडेंसी ऑकर नॉट because the some variable is involved but because the same file is referenced by both in इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। ये क्या डिनोट करा रहा है कि आपका इनपुट आउटपुट दोनों सेम आ रहा है, तो इस कंडीशन में इनपुट डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है। अननोन डिपेंडेंसी क्या होता है, व्हेन डिपेंडेंस रिलेशन बिटवीन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट के बीच का कोई भी रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब उस दोनों के बीच का रिलेशन कुछ अटपटा सा आ जाए, ना इनपुट हो ना आउटपुट हो, और इन दोनों के बीच का रिलेशन कोई अननोन सोर्स से आ रहा है, तो उसे अननोन डिपेंडेंसी कहते हैं। अननोन डिपेंडेंसी में एग्जिस्ट ड्यू टू फॉलोइंग सिचुएशन, ये कुछ सिचुएशन के लिए ऑकर होता है, के कारण ऑकर होता है। ठीक है। द सबस्क्रिप्ट ऑफ द वेरिएबल इज इटसेल्फ सब्सक्रिप्टेड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जो रखता है। मान लो कि इसके पास एड्रेस कुछ है, इनके पास एड्रेस कुछ है, और ये दोनों एड्रेस को लेकर कोई तीसरा एड्रेस नया जनरेट कर दे रहा है जो कि हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल, उसे अननोन डिपेंडेंसी कहते हैं। द सबस्क्रिप्ट डज नॉट कंटेन द लूप इंडेक्स, ये लूप इंडेक्स को कभी भी कोई भी लूप को नहीं कैरी करता है, हमारा अननोन डिपेंडेंसी। ठीक है। अ वेरिएबल अपीयर मोर देन वंस with subscript having different of the loop variable। एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं, एक एरे है इंडेक्स और एक और एरे लिया है ए जेड। ठीक है। इससे ये रिपीट नहीं करता है। द सबस्क्रिप्ट इज नॉन लिनियरिटी, ये नॉन लिनियरिटी को रखता है, लूप इंडेक्स वेरिएबल को रखता है, इसलिए ये अननोन कहलाता है। ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी इन प्रोग्राम, अब आप यहाँ पर हम देख कर समझ सकते हैं कि क्या है और क्यों यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग कोड प्रोग्राम ऑफ एनी प्रोग्राम, ये कंसीडर कर रहा है एक प्रोग्राम को और उसके बेसिस पे अब हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो S1 है, लोड किया आरए को, जिसमें एरे को एक मेमोरी भी लिया है। ठीक है। अब R1 में एक वेरिएबल एज अ वेरिएबल को रख रहा रजिस्टर 1 में, S2 लिया है जिसमें ऐड कर रहा है रजिस्टर 2 को R1 से। अब यहाँ पर R2 किस पे डिपेंडेंट है, R2 और R1 दोनों वैल्यू चाहिए इसे। ठीक है। और फिर तीसरा में क्या कर रहा, मूव कर रहा R1 को और R3 से, तो R1 डिपेंडेंट किस पे है, R3 पे। S4 में क्या बता रहा कि ये स्टोर कर रहा है, B वेरिएबल है, रजिस्टर 1 में मेमोरी B है और इसे R1 रजिस्टर में कर रहा, रजिस्टर को ही रिटर्न कर दे रहा मेमोरी में। ठीक है। यहाँ पर अब साफ साफ आप देख सकते हैं S2 क्या कहला रहा है, फ्लो डिपेंडेंसी। क्यों, क्योंकि ये साफ है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप एक नॉर्मल जितने भी स्टेटमेंट है पहले उसे ड्रॉ करो। अब स्टेटमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, तो यहाँ समझने वाली कोई भी बात नहीं है। जो S1 S2 S3 S4 ये सारे स्टेटमेंट है। ठीक है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया, 4 स्टेटमेंट है, मैंने चारों कर दिया, S1 S2 S3 S4 मैंने कर लिया है। अब यहाँ साफ कह रहा है कि ये फ्लो डिपेंडेंट है, S1 S2 का फ्लो डिपेंडेंट है। आप ड्रॉ कर दो एक एरो, फ्लो डिपेंडेंस का मैंने एरो आपको बताया था कि इसे कैसे डिनोट करते हैं, सिंपल एरो बनाकर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एरो बना दिया। S2 का ही क्या है, फ्लो डिपेंडेंसी है, लेकिन ये इट सेल्फ मतलब खुद को कॉल करा रहा, तो इसी पे मैंने वापस ला दिया कि ये खुद को कॉल करा रहा। S1 S3 का एंटी डिपेंडेंसी है, S1 S3 का एंटी डिपेंडेंसी है, तो वो मैंने कर दिया है यहाँ पर, सो कि ये एंटी डिपेंडेंसी है। तो सारा जैसे जैसे आप यहाँ पर देखोगे S2 S4 क्या है, फ्लो डिपेंडेंसी, वहाँ लिखा हुआ रहेगा हमेशा कि क्या है ये, आपको सिर्फ ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आप एक बार समझ लो इजी वे में कि क्या कैसे करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट सारा लिख लो जितने भी इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद जो डायरेक्शन में जहाँ जा रहा है उसे भेज दो, उस डायरेक्शन में एरो बना दो। अब जो डिपेंडेंसी बोला है कि ये फ्लो डिपेंडेंसी है, बस एरो को ध्यान रखना है आपको कि ये कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग एरो का मार्क कर देना कि ये है। ठीक है। यहाँ S1 S3 का क्या है, आउटपुट डिपेंडेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैंने और दिखा दिया, क्योंकि
फ्लो का ये था, एंटी का डायरेक्शन ये था, आउटपुट का ये था, और फिर इनपुट का डायरेक्शन और इनपुट का आईओ करते हैं डायरेक्ट आईओ, ये है। तो सारा आपको ध्यान रखना कि फ्लो कौन से डायरेक्शन में कैसे चल रहा है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ कहलाता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डेटा डिपेंडेंसी को कवर कर लिया है, डेटा डिपेंडेंसी आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे रिसोर्स डिपेंडेंसी क्या है और कंट्रोल डिपेंडेंसी के लिए आप मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी कि कंट्रोल डिपेंडेंसी क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा अदर डिपेंडेंसी कि क्या होता है। तब तक के लिए आपको नहीं समझ में आता है, आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।